जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि साथियों हमारी प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है, जिसमें पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, या हम कहेंगे पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि पार्ट 1 के कुछ टॉपिक बचे हुए थे और पार्ट 2 में हमने इंडियन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्लियर किया था। आज पार्ट 3 के अंदर हम वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे साथियों। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचेगा उसमें, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करके उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। या मे बी अगर उसके लिए मेरे को एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ी 30 मिनट 40 मिनट की, तो मैं बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आपके सामने ले आऊँगा। और एक दिन की रुकावट के लिए उसके लिए सॉरी है साथियों, क्योंकि बीपीएससी की भी एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उनका भी हमने क्या बोला जाए कि उनका भी सिस्टम सेट कर दिया है। और बीपीएससी वाले बच्चों की जो क्लासेस हैं टीआरई 4 की, मैं आपको बता दूं हमारा चैनल है सुनील रोशन एकेडमी, जो कि पहले था सुनील सर की क्लास, ठीक है। पुराना चैनल है मेरा, स्कूल टाइम पे मैंने उसको डेवलप किया था, बट उसमें काम नहीं कर पा रहा था, हौच पौच ना हो एलटी ग्रेड और बीपीएससी के बीच में, इसलिए बीपीएससी के मेरे स्टूडेंट्स सुनील रोशन एकेडमी में जाइए। वहाँ पर आपको आज रात 10 बजे से पहली क्लास अवेलेबल हो जाएगी और कल से उसका टाइमिंग शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 5 से 6 बजे या 5 से 7 बजे के बीच में हम एक टाइम सेट करके रेगुलर बेसिस पे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास मिलने वाली है उन लोगों को वहाँ पर। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने दोनों जगह फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आप दोनों जगह से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लेट नहीं करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे आज का। अगर हम बात करें क्वेश्चन की साथियों, तो क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। किसके इतिहास में भैया? वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम बात करें भाई साहब, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहली बात आती है क्या? देखो, अब तो मैंने बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर ज्वाइन क्लास से हटा करके आप रेगुलर क्लास पे डाल दीजिए इन चीज़ों को। इसी वजह से मैंने पेड कोर्स से हटाकर इसको, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, मैंने उस पर वीडियो सारी अवेलेबल करा दी हैं, पुरानी जितनी भी हैं, और आने वाली वीडियोस भी रहेंगी। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबरशिप में है, वो ये ना सोचें कि उनका लॉस हो रहा है। इस भाई को सपोर्ट करने के हिसाब से आप चाहो तो ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हो। और साथ ही जो भी साथी मेरे चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है, इतना तो बनता है साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया किसकी? वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपके सामने आता है प्यारे साथियों, क्या आता है? हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, ग्रीस का इतिहास, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से पुटअप होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इस पे ज़्यादा फोकस करना है। यानी इस वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक ग्रीस से रिलेटेड आपको जहाँ से जितना पॉइंट आप ले सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, उसके बारे में जितना जहाँ से पढ़ सकते हो उतना डीपली घुस करके पढ़ के जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन के एलटी ग्रेड में, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम बात करें भैया, तो शारीरिक शिक्षा पर गंभीर विचार करने वाला और इसे एक सही दिशा देने वाला जो पहला राष्ट्र था, वो ग्रीस ही था। यानी अगर हम देखा जाए तो फिज़िकल एजुकेशन को एक्चुअल में प्रमोट करने वाला भैया, उस पर एक्चुअल में डिस्कशन करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, सबसे पहले एकदम रियल तरीके से, गंभीर तरीके से एकदम डूब कर, तो भैया वो ग्रीस ही है। ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रीस में फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री की बात करें तो भैया इसको बेसिकली आप 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ओके, यूनान का इतिहास भी कह सकते हो इसको, ठीक है। एक होमरिक पीरियड, स्पार्टन अवधि, प्रारंभिक एथेनियन काल, या जिसको हम अर्ली एथेनियन पीरियड भी बोलते हैं, और आखिरी चौथा है बाद का एथेनियन काल, जिसको हम स्वर्ण काल के रूप में भी जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेटरल या लेटर एथेनियन पीरियड, ठीक है, गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड के नाम से भी जिसको जाना जाता है। सो हमने ग्रीस की हिस्ट्री को भैया 4 पार्ट में डिवाइड किया। इन चारों पार्ट को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, फिर इसके टॉप 80 MCQs लगाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो होमरिक पीरियड की अगर हम बात करें भैया, सो होमरिक पीरियड क्या है? इन दिस पीरियड द ब्लाइंड पोएट होमर कंपोज्ड द 2 वर्ड्स फेमस एपिक्स इलियड एंड ओडिसी। इस पॉइंट को फर्स्ट नंबर पे मैंने इसलिए रखा है
क्योंकि ये पॉइंट इलियड एंड ओडिसी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ये 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। नहीं, इलियड और ओडिसी जो है एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रसिद्ध महाकाव्य है, ठीक है। इस काल में नेत्रहीन कवि होमर ने, ठीक है, 2 विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे। अगर आपसे पूछा जाए कि इलियड और ओडिसी की रचना किसने की, उसको किसने लिखा, तो भैया होमर। होमर कैसे थे, नेत्रहीन थे, ठीक है, ब्लाइंड थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि भैया इलियड और ओडिसी क्या है, एक महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की, होमर ने की। या अगर आपसे पूछ ले इनडायरेक्टली कि होमर के 2 मुख्य विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कौन से हैं, तो इलियड और ओडिसी, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और इसकी रचना होमरिक पीरियड में हुई, क्योंकि इस होमर का संबंध इससे डायरेक्ट होगा। होमरिक पीरियड मतलब होमर ने क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस के अंदर, इसलिए इसको होमरिक पीरियड कहा गया, ठीक है। होमर वॉज रिगार्डेड एज द एजुकेटर ऑफ ग्रीस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यूनान का शिक्षक किसे कहा जाता है भैया, तो यूनान का शिक्षक किसे कहा जाता था उस काल में, होमर को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एजुकेटर ऑफ ग्रीस या यूनान का शिक्षक, ठीक है, होमरिक पीरियड में या हिस्ट्री ऑफ ग्रीस के टाइम पे किसको कहा जाता था, सो होमर को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द पर्पस ऑफ द एजुकेशन वॉज टू मेक अ पर्सन एक्टिव एंड वाइस, ठीक है। सो उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था भैया, होमरिक पीरियड के दौरान कर्मशील और ज्ञानी बनाना बताया गया, कि इसको एक व्यक्ति को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कर्मशील और ज्ञानी। चलो इसी में अगर हम इसी संदर्भ में आगे बढ़े तो देखा जाए तो क्या कह रहा है, द आइडियल ऑफ दिस एज वॉज इंडिविजुअल एक्सेलेंस। अगर इस होमरिक पीरियड की बात की जाए, इस एज की बात की जाए, तो उस समय व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही इस युग का मेन आदर्श था, आइडियल था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत उत्कृष्टता, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सेलेंस इज द आइडियल ऑफ दिस होमरिक एज, ओके। ग्रीक्स कंसिडर्ड हेल्थ एंड फिटनेस एज द प्राइम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी यूनानी जीवन में स्वास्थ्य और फिटनेस को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो भी यूनानी लाइफस्टाइल थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका हेल्थ एंड फिटनेस। स्वास्थ्य और फिटनेस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इम्पॉर्टेंट माना जाता था, ओके। होमर ने इलियड में विभिन्न प्रतियोगिताओं का वर्णन किया। जो उनकी रचना इलियड थी, उन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को एक्सप्लेन किया, जैसे चैरियट रेस हो गई, रथ दौड़ हो गई, ठीक है, कुश्ती रेसलिंग हो गई, पैदल दौड़ वॉक रेस हो गई, आर्चरी तीरंदाजी हो गई, एथलेटिक्स हो गई, तो आदि, ठीक है। ये जितने भी इवेंट्स आपको दिख रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट आपको दिख रहे हैं या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आपको दिख रहे हैं, इन सब का इलियड जो कि होमर की रचना है उसमें बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है साथियों। इसीलिए कहा गया कि होमर का फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं इसी के हम स्पार्टन पीरियड के अंदर। हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में अगर हम जाएं, स्पार्टन काल या स्पार्टन पीरियड, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है साथियों। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नोन वॉज द टोटलिटेरियन या क्लासिकल एज, इसको टोटलिटेरियन या फिर हम क्लासिकल एज के नाम से भी जानते हैं साथियों, ठीक है। अधिनायकवादी युग या शास्त्रीय युग भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एम वॉज टू प्रोड्यूस द बेस्ट सोल्जर्स, इनका जो मुख्य उद्देश्य था भैया स्पार्टा का, ठीक है। अगर आपने अपने टीचर्स से बीपीएड बीपी एमपीएड में क्लासेस और लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। टीचर्स ज़रूर स्पार्टा और एथेंस की कहानियाँ बताते हैं, इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हुई हैं, ठीक है। सो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पार्टन थे, ये इनका मेन एम था कि अपनी सेना की क्षमता को इतना प्रबल कर दें, इतने अच्छे से बढ़ा दें, इतने शक्तिशाली बन जाए कि हम दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर सकें। बट इसके अगेंस्ट में एथेंस था, जब एथेंस के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। इनका मेन एम क्या था भैया, मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मुख्य लक्ष्य की अगर बात करें, बेहतरीन सैनिक दल को तैयार करना, ठीक है।
बेस्ट सोल्जर्स को प्रोड्यूस करना, ये स्पार्टन पीरियड का मेन गोल या मेन एम या मुख्य लक्ष्य कह सकते हैं आप, ठीक है। फॉर स्पार्टन्स लाइफ बिलोंग टू द स्टेट नॉट द इंडिविजुअल। जो भी स्पार्टन्स होते थे, ठीक है, उनकी जो लाइफ होती थी भैया वो उनके राज्य के लिए समर्पित थी, ध्यान रखिएगा, ना कि खुद के लिए। उनकी जो लाइफ थी, उनका जो जीवन स्पैम था, जीवन काल था, वो अपने राज्य के लिए समर्पित था, ना कि खुद के लिए, ठीक है। स्पार्टनों के लिए जीवन व्यक्ति का नहीं बल्कि उनके राज्य का था। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिटीजन्स वर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो भी नागरिकों को कहा जाता था, क्या कहा जाता भैया, शहर के सैनिक या सैनिकों का शहर कह सकते हो, इनको कहा जाता था। जो भी वहाँ के नागरिक थे क्या कहते थे, सैनिकों का शहर, नागरिकों को, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पार्टन पीरियड के ही अवधि के अंदर अगर हम बात करें, एट बर्थ एवरी चाइल्ड वॉज एग्जामाइंड बाई एल्डर्स, ठीक है। प्रत्येक बच्चे की जांच, जो भी बच्चा पैदा होता था जन्म के समय, तो जो उनके बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, एल्डर्स थे भैया, वो क्या काम करते थे, वो बच्चे की जांच करते थे, ठीक है, उसको एग्जामाइन करते थे। यदि स्वस्थ होता था तो पालने की अनुमति थी, यानी कि अगर बच्चा हेल्दी है, हिस्ट पुष्ट है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं है, तब तो उसे पालने की आज़ादी है भैया। अदरवाइज अगर वो गलती से कमज़ोर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, तो कहानियाँ आपने सुनी होगी, है ना। स्पार्टन पीरियड में चोटी से, पर्वत से गिरा दिया जाता था, थ्रोन फ्रॉम माउंट टाइगेटस, ठीक है। तो उसको किस पर्वत की चोटी से फेंक दिया जाता था, टाइगेटस पर्वत की चोटी से भैया उसको फेंक दिया जाता था। क्या किया था, फेंक दिया जाता था। टिल 7 years चाइल्ड लिव विथ मदर, यानी एक 7 साल तक बच्चा, कितने साल तक, जन्म से लेके 7 साल तक, वो भी अगर वो कैसा है भैया, स्वस्थ है, तो अपनी माँ के साथ रह सकता है, ऐसा नियम था वहाँ पर, ठीक है। देन सेंट फ्रॉम मिलिट्री ट्रेनिंग आफ्टर 7 year, 7 साल के बाद भैया उस बच्चे को क्या कर देते थे, प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता था, आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, या सैनिक की जो ट्रेनिंग होती थी, 7 year से ही उनको वो प्रशिक्षण दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता था। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ जाए कि जन्म से लेकर 7 साल तक बच्चा, उसको कौन प्रशिक्षण देता था, तो भैया उसकी माँ ही या उसकी मदर ही जो थी वो उसको प्रशिक्षण देती थी या उसकी केयर करती थी। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, स्पार्टन पीरियड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो ट्रेनिंग के दौरान होती थी। सो ट्रेनिंग इंक्लूडेड रेसलिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ऐसे बहुत से इवेंट होते थे। मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, प्रशिक्षण में कुश्ती, दौड़ना, फेंकना, ठीक है, और भी शामिल थे, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फेमस सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज एगॉग, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर LT ग्रेड एग्जाम। ओके, और हाँ, एक और पॉइंट मैं बोलूँगा, मेरे कुछ और भी प्यारे भाइयों के, बहनों के कमेंट आ रहे थे, सर UPTCT का कब स्टार्ट करोगे। मेरे भाई, ठीक है, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, बहुत ही ध्यान से समझिए, LT ग्रेड का सिलेबस अपने आप में UPTCT के सिलेबस के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। बिकॉज इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हर एक बंदा मेंस को अपने दिमाग में लेके चल रहा है, जिसको नौकरी चाहिए भैया, है ना। तो मेंस में वही बंदा लिखेगा प्री क्वालिफाई करने के बाद जिसकी डीपली एनालिसिस होगी किसी चीज़ के ऊपर। तो यहाँ जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक वाइज चल रही हैं, डीपली एनालिसिस के बाद एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रही हैं। अगर आपने इन क्लासेस को भी फॉलो किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको UPTCT के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर मी डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्लीज़ UPTCT के लिए भी ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए साबित हो सकता है, क्लास साबित हो सकती है। इस चीज़ को आप बिल्कुल रिमेंबर रख के चलिए, ठीक है। वैसे तो ये जितनी भी हम चलाएंगे UPLT ग्रेड का सिलेबस इतना बेहतरीन सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसने चुना है यहाँ पर, ठीक है। लगभग जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं ना साथियों, चाहे HTET हो, चाहे BPSC हो, STET हो, ऑल एग्ज़ाम
आप जानिए कि 60 से 70% सिलेबस ये कवर करता है, ठीक है। अदर एग्जाम में इतने में सिलेक्शन हो जाता है, इस चीज़ को आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फेमस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट इज़ एगॉग, यानी प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली स्पार्टन पीरियड में कौन सी थी भैया? एगॉग थी। एगॉग, एगोजे भी कहते, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़े अलग होते हैं ग्रीक वर्ड के, ठीक है। एगॉग याद रखना आप, कभी कभी एगॉग दे देता है, ठीक है, जिसका पर्यवेक्षण पैडोनोमस करते थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी कभी कान इधर से नहीं इधर से घुमा के पूछ लेगा। क्वेश्चन में दे दिया आपसे कि भैया प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली स्पार्टन पीरियड की जो एगॉग थी उसका जो पर्यवेक्षण था भैया, ठीक है, सुपरविजन था, उसको सुपरवाइज करने का काम कौन करता था भैया? पैडोनोमस करते थे, ध्यान रखिएगा, पैडोनोमस। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। स्पार्टन वुमेन ऑल्सो रिसीव्ड सिमिलर ट्रेनिंग टिल मैरिज 20 ईयर्स, ठीक। स्पार्टन महिलाओं को भी शादी कब तक? 20 वर्ष की आयु तक पुरुषों जैसी शिक्षा दी जाती थी, यानी उनकी शादी, अब इंपॉर्टेंट देखो, शादी कब हो जाती थी स्पार्टन महिलाओं की? 20 वर्ष में उनकी शादी करा दी जाती थी, लेकिन 20 वर्ष तक उनकी जो ट्रेनिंग होती थी भैया वो कैसी होती थी? बिल्कुल मेल नागरिक की तरह होती थी, बिल्कुल पुरुष नागरिकों की तरह उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी शादी तक। शादी होने के बाद उनका कार्यक्रम चेंज हो जाता था। प्ले फील्ड वॉज कॉल्ड प्लेटेनिस्टास, इट्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है कि खेल के मैदान को स्पार्टन पीरियड में प्लेटिनिस्टास कहलाता था या कहा जाता था। सो एगॉग ध्यान रखना है, एगॉग का सुपरविजन कौन करता था भैया? पैडोनोमस करते थे, ठीक है। खेल के मैदान को स्पार्टन पीरियड में क्या कहा जाता था? प्लेटिनिस्टास कहा जाता था या कहलाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट गेम्स में रेसलिंग, रनिंग, ठीक है, थ्रोइंग जैसे इवेंट होते थे, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। इनमें से किसी में से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो अर्ली एथेनियन पीरियड, प्रारंभिक एथेनियन पीरियड, या जिसको हम एथेंस का काल भी कह सकते हैं। अब एथेंस की शुरुआत करते हैं। स्पार्टन आपने देखा बड़ी क्रूर प्रवृत्ति के होते थे, वो अपने नागरिकों को सैन्य शिक्षा कंपलसरी करके रखते थे, बिकॉज नॉट फॉर हेल्थ, सिर्फ अपने स्टेट को सुरक्षा और दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके अपनी टेरिटरी को बड़ा करने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए वो ऐसी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे भैया, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एथेनियंस वैल्यूड आर्ट एंड कल्चर। देखो ये भी स्ट्रॉन्ग थे, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, फिटनेस पे ध्यान रखते थे, एक्सरसाइज पे ध्यान रखते थे, सब चीज़ों में। बट इनका जो उद्देश्य था वो स्पार्टन्स के बिल्कुल अगेंस्ट था, विपरीत था। उनका मेन था दूसरों के राज्यों पे कब्जा करने के लिए अपने आप को हिस्ट पुस्ट फिटनेस पे ध्यान देना। इनका मेन था वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर और अपने कला को जीवित रख सकें, सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा, अच्छा दिखने के ऊपर ज़्यादा, अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था इनका, ठीक है। अलॉन्ग विथ एजुकेशन, ठीक है, एथेनियन शिक्षा के साथ साथ कला और संस्कृति को भी महत्व देते थे। तो वो एजुकेशन को महत्व देते ही थे भैया, एजुकेट करते थे अपने पीपल्स को, अपने नागरिक को, कि वो बेहतर बन सके। साथ ही अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी आर्ट और अपनी कला को भी क्या करते थे? इम्पोर्टेंस देते थे। ये पॉइंट है स्पार्टन और एथेंस के बीच में। दे बिलीव्ड इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट, जैसे इंडिया करता है, ठीक है, बट बात नहीं करता फिजिकल एजुकेशन की। आज जो स्थिति है ना साथियों भारत के अंदर, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इस वीडियो को लगभग सभी फिजिकल एजुकेशन के एस्पिरेंट्स देखते हैं, साथ ही कुछ फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स भी देखते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन एस्पिरेंट्स और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की सबसे बुरी हालत इंडिया के अंदर आज की डेट में है। आई होप जब आप इस प्रणाली के अंदर घुसेंगे ना, ठीक है, सबसे ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट साथियों शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। बट आज इंडिया के अंदर इसका जो लेवल बन गया है उसके जिम्मेदार हम किसी को क्या ठहराएं, ठीक है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। सो एजुकेशन इंक्लूडेड ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। वे सर्वांगीण विकास यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी के ऊपर विश्वास करते थे, इसलिए उनकी शिक्षा सभी सब्जेक्ट्स पर आधारित होती थी भैया, ठीक है। एजुकेशन इंक्लूडेड एथिक्स, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड एथलेटिक्स,
ठीक है। एथलेटिक्स ही अपने, ये वर्ड जो है भैया वो अपने आप में ही कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है। शिक्षा में नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, गणित और एथलेटिक्स भी शामिल थे। ठीक है। अर्ली एथेनियन पीरियड की बात चल रही है। सो एथलेटिक्स या एथेनियंस वर डेमोक्रेटिक थिंकर्स। जो एथेनियंस थे, जो एथेंस पर रहते थे भैया, जो पीपल थे वहाँ के लोकल पीपल थे, वो लोकतांत्रिक विचारक थे। ठीक है। जो भी लोकतांत्रिक विचारक होता है वो कभी भी किसी के ऊपर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचता, वो खुद को बेहतरीन तरीके से डेवलप करने के बारे में सोचता है, सबके अधिकारों के बारे में सोचता है। इसलिए एथेंस देखा जाए तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो स्टार्टअप अगर आप देखोगे, जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलने की बात अगर होगी तो वो एथेंस से ही होती, क्योंकि स्पोर्ट्स अपने आप में ही वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर सकता है, ना कि उस पर कब्जा कर सकता है। ओके। आफ्टर द एज ऑफ 7 बॉयज़ वर सेंट टू फॉलोइंग स्कूल। देखो इसमें भी 7 साल के बाद बच्चों को कहाँ भेज दिया जाता था? विद्यालयों में भेजा जाता था। वहाँ कहाँ भेजा जाता था भैया? मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था, ताकि वो लड़ सकें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। ठीक है। वहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि भैया स्पार्टा ने क्या किया कि जो भी वहाँ का नागरिक होगा भाई साहब, जो भी वहाँ का पीपल होगा, वो अपने राज्य के लिए समर्पित होगा। ठीक है। लेकिन इनका मानना था कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, हमारी जो व्यवस्था है, वो हमारे पीपल के लिए समर्पित होगी। जब आप पीपल के लिए समर्पित हो जाओगे तो ऑलरेडी आपके पीपल्स आपके स्टेट के लिए समर्पित हो जाएंगे। सिंपल सी थिंकिंग थी, बट दोनों की अलग अलग थी। पैलेस्ट्रा क्या कहलाता था भैया उस टाइम पे? रेसलिंग स्कूल कहलाता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए अर्ली पैलेस्ट्रा, ठीक है, जो कि रेसलिंग स्कूल के नाम से जाना जाता था, उसका वो किस समय पर फेमस हुआ या किस समय पर ये चीज़ें प्रचलित थी? तो एथेंस काल में अर्ली एथेनियन पीरियड, यानी एथेंस काल का जो प्रारंभिक काल था उसमें पैलेस्ट्रा इंपॉर्टेंट था, एक एज ए रेसलिंग स्कूल के नाम पे। ठीक है। कुश्ती विद्यालय के रूप में पैलेस्ट्रा को जाना जाता है। फिर डिडस्कैलियम। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से पुटअप होने की संभावना होती है। Didascalium and Palestra. Didascalium was a music school in early Athenian period and Palestra was a wrestling school in early Athenian period. यानी कि पैलेस्ट्रा आपका एक कुश्ती का विद्यालय था प्रारंभिक एथेंस काल में, और म्यूजिक स्कूल के रूप में कौन स्थापित था भैया? डिडस्कैलियम स्थापित था प्रारंभिक एथेनियन पीरियड में, संगीत विद्यालय के रूप में डिडस्कैलियम। ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। क्लास अच्छी रही हो, लग रही हो तो भैया फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। व्यूज़ आते रहेंगे, तो व्यूज़ नहीं आते तभी मेरा मोटिव साला पेड क्लास की तरफ चला जाता है। भैया पेट है, पेट की भूख निभानी है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा है। अगर आप व्यूज़ पे ही अच्छा काम करोगे तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी पेड क्लास की सारी चीज़ों की? भैया यूट्यूब में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, इन अदर ऑप्शन मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रख रखा है। ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, बार बार आप मेरे को मैसेज करते हैं। मेरा जो टेलीग्राम का प्राइवेट चैनल है भैया, ठीक है, ये वीडियोस के लिए नहीं है। पहली चीज़, यहाँ कोई वीडियो क्लास आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा भैया? एक तो सबसे पहले आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, लाइफ टाइम आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा? आपको अपने एग्ज़ाम के हिसाब से स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे भैया, नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही मेरी कंसल्ट अवेलेबल हो जाएगी कि आपको इस एग्ज़ाम में पर्सनल आप मेरे से बात कर पाओगे, इस एग्ज़ाम में आप कैसे फोकस कर सकते हो, किन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक्स को आपको कम पढ़ना है। ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसकी फ़ीस मैंने मात्र 300 रुपीज़ रखी है फॉर लाइफ टाइम माय डियर फ्रेंड, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए आपके लिए ज़्यादा है, आप मत आओ, कोई बाउंडेशन नहीं। मैं कंटेंट अपना दे रहा हूँ ना यूट्यूब के अंदर, आप पढ़ो यहीं से आराम से, प्रिंट आउट करा लो भैया, मत करो खर्च करो 300 रुपये, सिंपल सी चीज़ है। बट हाँ, यहाँ रहोगे, लाइफ टाइम कनेक्टिविटी, कोई नई चीज़ मैं नई नोट्स बनाता हूँ, नए प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ, जाहिर सी बात है वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। 65-70 बच्चे मेरे पास हैं इसमें, बहुत ही सुंदर बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही स्किल्ड बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं, 65 स्टूडेंट्स। और वो 65 स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे, वो किसी प्रकार का मेरे चैनल पे आकर आर्गूमेंट नहीं करते, सर आपने ये किया वो किया। ठीक है, आपने कोई 1-2 पॉइंट्स मेरे गलत पकड़ लिए या मेरे से गलती होगी भैया, कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से होती है। ठीक है। सो
आपने अगर कोई चीज़ गलत पकड़ी दैट मीन्स कि आप सीरियस पढ़ाई की तरफ, अच्छी बात है, बट उसका कंक्लूजन ये है कि आप उसको करेक्ट करके आगे बढ़ो, ना कि उसी विवाद में फंस जाओ। मेरा क्या जाएगा, नथिंग। ठीक है, चलो इतनी चीज़ क्लियर हुई भैया। पैलेस्ट्रा इट्स अ रेसलिंग स्कूल एंड डिडरस्केलेम इट्स अ म्यूजिक स्कूल। अर्ली एथेनियन पीरियड में ही हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वर कॉल्ड पैडी या पैडोट्रोप। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, जो शारीरिक शिक्षा के उस टाइम के अर्ली एथेनियन पीरियड के प्रारंभिक एथेंस काल के टीचर्स थे, वो क्या कहलाते थे भैया, पैडोट्राइब कहलाते थे। क्या कहलाते थे, पैडोट्राइब कहलाते थे, या उन्हें पैडोट्राइब कहा जाता था। दिस एज हैड पेनहेनलिक गेम्स which included in 4 major event, most important 100% यहाँ से सवाल आएगा, 200% लिख के ले लो। इस युग में पेनहेनलिक खेल होते थे जिसमें 4 मुख्य आयोजन होते थे, आगे डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, 4 पेनहेनलिक गेम्स। अगर आपसे सवाल पूछा जाए पेनहेनलिक गेम का उदय या उद्गम कब हुआ भैया, अर्ली एथेनियन पीरियड, प्रारंभिक एथेंस काल में या एथेनियन काल में। और इसमें 4 इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। इन्हीं 4 इंपॉर्टेंट गेम्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट की बात अगर हम करें तो अगला पार्ट हमारा आता है, क्या आ जाएगा भैया, पेनहेनलिक गेम्स। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है, पेनहेनलिक गेम्स में पहला जो आता है 4 में से, वो आता है आपका ओलंपिक गेम्स। कौन आता है भैया, फर्स्ट पेनहेनलिक गेम इज आवर ओलंपिक गेम्स, प्राचीन ओलंपिक खेल। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई भैया, 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में हुई भैया, ज्यूस देवता के सम्मान में, द गॉड ऑफ ज्यूस। ठीक है, पढ़ेंगे अभी। एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 साल में इन खेलों का आयोजन होता था, प्राचीन ओलंपिक खेलों का। ठीक है और कब होता था, अगस्त के महीने में होता था, ध्यान रखिएगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था भैया, हर या प्रत्येक 4 साल के बाद होता था, अगस्त के महीने में होता था, और ये खेल 4 से 5 दिन तक चलते थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यानी कि हर 4 साल अगस्त में 4 से 5 दिन तक प्राचीन ओलंपिक खेल आपके आयोजित होते थे भगवान ज्यूस के सम्मान में। ठीक है, इन ऑनर ऑफ गॉड ज्यूस, जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स बना के चलिएगा। देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्रिंट करा लेंगे, तो प्रिंट कराने से बेहतर मैं आपको सजेशन दूंगा, आप PDF अपने सामने रखिए और अपने हिसाब से इन नोट्स को प्रिपेयर करिए। मुझे जो बेहतर लगता है कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाऊंगा या PPT बनाऊंगा तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा, ये मेरा अपना तरीका है। आपको अगर ऐसे में समझ में आता तो आप एज इट उसको रिटन करिए, लिखिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कहावत है, इंग्लिश में कहावत है, याद नहीं आ रही है, हाँ ऐसी ही थी शायद, आई थिंक सो, सिंपल पेंसिल एंड पेपर इज़ मच बेटर देन अ शार्पर माइंड। यानी कि तेज़ दिमाग से ज़्यादा बेहतर है एक पेंसिल और पेपर। यानी कि अगर आप उस चीज़ को एक पेन से पेपर में जब कभी नोट करते हो तो आपके तेज़ दिमाग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो काम करता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, भगवान ज्यूस आकाश के देवता के नाम से प्रसिद्ध थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना। गॉड ऑफ स्काई के नाम से जाने जाते थे और इनके सम्मान में भैया प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था, जो कि प्रत्येक 4 साल में होता था, अगस्त के महीने में होता था और 4 से 5 दिनों तक चलता था। ठीक है, देखो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। अभी ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, सारी चीज़ें आएंगी नेक्स्ट क्लास में इसके बाद, जिसमें हम इस हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनदर एथेनियन पीरियड की बात करें, अर्ली की ही, तो सेकंड इंपॉर्टेंट गेम आता है भैया पेनहेनलिक गेम का, पाइथियन गेम्स। कौन सा भैया, पाइथियन गेम्स। ये भी प्रत्येक 4 साल में होते थे। ठीक है, और ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस करते हैं। क्या मिस करते हैं, अक्सर हम कहाँ पर आयोजित होते हैं, पाइथियन गेम्स, इस्थमियन गेम्स, नीमियन गेम्स। ठीक है, उनकी प्लेसेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बहुत ही रिमेंबर रखिएगा। जो पाइथियन गेम्स थे भैया वो डेल्फी में होते थे।
ध्यान रखिएगा। पाइथियन गेम्स प्रत्येक 4 साल में डेल्फी में आयोजित होते थे। डेल्फी, ध्यान रखिएगा। इंक्लूडेड चैरियट एंड हॉर्स रेसिंग, घुड़दौड़ और रथ दौड़ दोनों ही शामिल थी भैया इसमें, ठीक है। घुड़दौड़ और रथ दौड़ होती थी पाइथियन गेम्स के अंदर, जो कि प्रत्येक 4 साल में होते थे भैया, और डेल्फी में आयोजित होते थे। इन ऑनर ऑफ गॉड ऑफ अपोलो, किसके सम्मान में? अपोलो देवता के सम्मान में, जिसको हम बोलते हैं भैया क्या? गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ सन, ठीक है, गॉड ऑफ सन। सूर्य के देवता के नाम से जानते थे, या सूर्य देवता के नाम से हम इनको डिनोट करते थे। किनको भैया? अपोलो देवता को। और अपोलो देवता के सम्मान में आपके पैनहेलेनिक गेम्स में सेकंड गेम जो है पाइथियन गेम्स, जो कि डेल्फी में हर एक 4 साल में आयोजित होता था, उसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे, जिसमें रथ दौड़ और घुड़दौड़ शामिल थी भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है आपका प्रारंभिक एथियन काल में तीसरा पॉइंट जो था पैनहेलेनिक गेम का, ईस्थमियन गेम्स, ठीक है। ईस्थमियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स किसके सम्मान में मनाया गया भैया? गॉड ऑफ ज्यूस, that is called god of sky, हाँ गॉड ऑफ स्काई, ठीक है। सेकेंड वन इज पाइथियन गेम्स, डेल्फी में आयोजित होते थे, गॉड ऑफ सन। थर्ड वन इज ईस्थमियन गेम्स, ठीक है। ये भी हर 4 साल में होते थे, लेकिन इसके साथ दूसरा भी लगा है, कभी कभी दूसरे साल में भी आयोजित हो जाते थे, ठीक है। सो दूसरे और चौथे साल में आयोजित होते थे। और ये कहाँ आयोजित होते थे भैया? कॉरिंथ में होते थे, ध्यान रखना है। कॉरिंथ ईस्थमियन गेम्स आपका कॉरिंथ में आयोजित होते थे, ठीक है। ओलंपिक चक्र के दूसरे और चौथे वर्ष में होते थे। दूसरे में भी हो सकता था, दूसरे के बाद भी तीसरे में और चौथे में भी हो सकता था, ठीक है। इंक्लूडेड एथलेटिक्स इवेंट होते थे इसमें, हॉर्स रेसिंग होती थी और रोइंग होती थी। रोइंग नौका विहार, नाव खेना जो होता था, ठीक है। एथलेटिक्स, घुड़सवारी, नौका विहार भी शामिल था इसमें भैया। ये 3 इंपॉर्टेंट गेम शामिल थे आपके किसमें? ईस्थमियन गेम्स, जो कि कोरिंथ में आयोजित होते थे दूसरे और चौथे साल में, ठीक है। किसके सम्मान में भैया? पोसेडियन के सम्मान में, तो गॉड ऑफ सी। पोसेडियन को क्या कहा गया? गॉड ऑफ सी। भगवान पोसेडियन के सम्मान में ईस्थमियन गेम्स होते थे, जो कि दूसरे और चौथे साल में आयोजित होते थे, जो कि कोरिंथ में होते थे, जिसमें घुड़सवारी, एथलेटिक्स और नौका विहार या रोइंग जैसे इवेंट शामिल थे, ठीक है, जो कि पोसेडियन के सम्मान में होते थे, जिन्हें हम गॉड ऑफ सी या समुद्र का देवता भी कहते हैं या कहते थे उस वक्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कॉलम में हम आगे बढ़ेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट गेम आ जाता है पैनहेलेनिक गेम्स का, दैट इज कॉल्ड नीमियन गेम्स या नेमियन गेम्स, ठीक है। हर 2 साल में आयोजित होते थे, अर्गलीज में आयोजित होते थे, ध्यान रखिएगा, या ऑर्गोलीज में आयोजित होते थे प्रत्येक 2 साल के अंतराल में भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इन ऑनर ऑफ गॉड ज्यूस। तो गॉड ज्यूस के सम्मान की बात करें तो एक तो आपके एंशियंट ओलंपिक हो गया भैया, कौन से? एंशियंट ओलंपिक हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया भैया? आपका हो गया ये नेमियन गेम्स हो गया, ठीक है। ये 2 गेम्स जो थे भैया, ये किसके सम्मान में? गॉड ज्यूस के सम्मान में, भगवान ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ओलंपिक गेम्स प्रत्येक 4 साल में होता था, जो नेमियन गेम था भैया वो प्रत्येक 2 साल में होता था, ठीक है। विनर रिसीव्ड प्राइज, जो भी प्रतियोगी विजेता होते थे उनको पुरस्कार मिलता था, ठीक है, उनका सम्मान होता था, प्रेस्टीज दिया जाता था, प्रशंसा होती थी, प्रतिष्ठा, विशेषाधिकार, उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उनके लिए कुछ स्पेशल बोला। जैसे आज के डेट में इंडिया के अंदर क्या है, जो भी ओलंपिक मेडल्स विनर होते हैं, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, जो बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं, अच्छी नौकरियां दे दी जाती हैं, अच्छी पोस्ट पे बिठा दिया जाता है, किसी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, यानी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया जाता है इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो, ताकि वो कहाँ फोकस कर सकें? सिर्फ और सिर्फ अपने स्पोर्ट्स पर फोकस कर सकें। तो उस टाइम भी नेमियन गेम्स के अंदर उन्हें कुछ विशेषाधिकार दे दिए जाते थे, जो विजेता खिलाड़ी हुआ करते थे पुरस्कार के साथ साथ उनको, ठीक है। चलिए अगली क्लास में चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेटर एथेनियन पीरियड। अब बाद का प्रारंभिक एथेंस काल या एथेनियन पीरियड के बाद का जो एथेनियन पीरियड था,
जिसको हम गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं भैया, गोल्डन एज के नाम से जानते हैं भैया, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसको स्वर्ण काल के रूप में कहा गया या स्वर्ण युग या गोल्डन एज के रूप में कहा गया। सो भैया लेटर एथेनियन पीरियड, ऑप्शन में अगर आपके लिए दे रखा है, ठीक है, एक लेटर एथेनियन प्रारंभिक एथेनियन पीरियड या बाद का एथेनियन पीरियड, तो आप बाद के एथेनियन पीरियड के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में सिर्फ एथेंस दे रखा है तो सीधा बिना किसी दिक्कत के एथेंस के साथ आप जाएंगे, ठीक है। नोन एज द गोल्डन एज ऑफ ग्रीक हिस्ट्री बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इसे ग्रीक इतिहास का एक स्वर्ण युग कहा गया भैया, क्योंकि इसमें बौद्धिकता का उदय हुआ, इंटेलेक्चुअलिटी का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उदय हुआ या उसका जन्म हुआ कह सकते हो, ठीक है, ग्रीक इतिहास में। इसीलिए इसको भैया स्वर्ण युग कहा गया, गोल्डन एज कहा गया, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ सोफिस्ट्स, ये पॉइंट तो हम अक्सर रिमेंबर करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी रिमेंबर रखने वाली आपकी बात है भैया, आपको याद रखनी पड़ेगी। सोफिस्ट का काल भी कहा गया इसको, ठीक है, किसको? लेटर एथेनियन पीरियड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोफिस्ट, एज ऑफ सोफिस्ट या सोफिस्ट का काल भी कहा गया। इसमें कुछ फेमस थिंकर्स थे, ठीक है, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा गया। देखो क्योंकि इन लोगों ने ना फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को, फिजिकल एक्टिविटीज़, इनको एक्चुअल में बाहर प्रोड्यूस करने का जो काम किया या प्रमोट करने का काम किया भैया, तो इसी काल में हुआ। इसीलिए इसको गोल्डन एरा या गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड कहा गया, बिकॉज इसमें बहुत से ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इसी युग में इनका, या कहा जाए इन्हीं लोगों का ये युग था भैया, लेटर एथेनियन पीरियड। ओके, आ जाओ अब इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं भैया। सोक्रेट्स ने क्या क्या योगदान दिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर, पता होना चाहिए आपको, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गोल्डन एज में इनका क्या योगदान रहा? पायनियर ऑफ एजुकेशन फॉर यूथ, भैया युवाओं के लिए ना ये शिक्षा में इन्होंने बहुत काम किया, ये हमेशा अग्रणी रहे, इसलिए पायनियर कहा गया, ठीक है, बहुत से काम किए। बिलीव फिजिकल ट्रेनिंग शुड आल्सो प्यूरिफाई द सोल, उनका मानना था कि जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो आपकी आत्मा को भी क्या कर सकती है भैया, प्यूरिफाई कर सकती है, शुद्ध कर सकती है। और क्या था? एथलेटिक ट्रेनिंग विदाउट मोरल वैल्यूज वॉज यूजलेस, इनका मानना था कि अगर आप किसी को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हो, एथलेटिक ट्रेनिंग दे रहे हो या फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हो भैया, ठीक है, तो बिना एथलेटिक शिक्षा के वो कैसी थी? निरर्थक थी। किसके? नैतिकता के बिना। यानी अगर उसमें कोई मोरल वैल्यूज़ ही ना इन्वॉल्व की जाएं, उस फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग में, उस एथलेटिक्स की ट्रेनिंग में कोई मोरल वैल्यू नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, तो भैया वो कैसी है? यूजलेस है। अगर आपके सामने ये कथन आ जाए, एथलेटिक ट्रेनिंग विदाउट मोरल वैल्यूज वॉज यूजलेस, हु सेड दिस थॉट, या इस कथन को किसने कहा? तो किसने कहा भैया? सोक्रेट्स को आपको याद रखना है, सुकरात को आपको ध्यान रखना है। आपसे सवाल अगर पूछ लिया, पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर यूथ इन ग्रीस इन लेटर एथेनियन पीरियड, या बाद के एथेनियन काल में किसे युवाओं को शिक्षा में अग्रणी बताया गया या पायनियर कहा गया भैया? तो सुकरात को कहा गया। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटो। प्लेटो की हम बात करेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट दार्शनिक। तो प्लेटो का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, एडवोकेट बैलेंस बिटवीन एथलेटिक्सम एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, एथलेटिक्सिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। उन्होंने शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा में बैलेंस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया भैया, उनके दोनों के संतुलन पर, ठीक है, क्योंकि जब तक इंटेलेक्चुअल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एक साथ दोनों बराबर नहीं चलेगी ना, तो वो आउटपुट, वो रिजल्ट नहीं आएगा, ये इनको पता चल चुका था। इन्होंने इसीलिए इस पर जोर दिया। पर्पस ऑफ एजुकेशन वॉज ऑल्सो मोरल डेवलपमेंट, यानी ये भी कहीं ना कहीं सुकरात से क्या थे? इंस्पायर थे भैया। सुकरात से या सुक्रेट से क्या थे? इंस्पायर थे। शैक्षिक शिक्षा का उद्देश्य नैतिक विकास भी होना चाहिए, या था, इनका मानना था भैया। एरिस्टोटल की बात करें, सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस व्यक्ति के नाम से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। एरिस्टोटल की बात करें, कंसिडर्ड फिजिकल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया भैया? शारीरिक शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना भैया, ठीक है।
गिव या गेव इट प्लेस आफ्टर लिटरेचर एंड म्यूजिक, यानी इसे साहित्य और संगीत के बाद स्थान दिया। यानी साहित्य और संगीत जो होता था किसी एक स्टेट के लिए, किसी एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता था, उसके ठीक जस्ट बाद इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को उस जगह पे स्थापित करने का काम किया। मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इनका मानना था हैप्पीनेस। भैया शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया सुख की प्राप्ति। हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बिकॉज हमको पता है कि हम एक तो इस समाज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहने लायक बन जाएंगे, ठीक है, और साथ ही हम में फाइनेंशियली कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा एजुकेशन की हेल्प से, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी और हमारा शरीर फिट रहेगा तो ऑलरेडी हम हैप्पी रहेंगे, ठीक है। नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक की बात हो रही है, चिकित्सीय जिम्नास्टिक के जनक की बात होगी, तो भैया किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है भैया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या कह रहा है? ग्रीक काल की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। अब इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज के आपको उनके ऊपर जाना है, ठीक है। जो ग्रीक पीरियड में यूनान का जो काल था उसमें जो टर्मोलॉजीज थी उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे इवेंट्स कौन कौन से होते थे भैया उस वक्त? तो डिस्कस थ्रो होता था, जैवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, रनिंग, रेसलिंग, ठीक है, स्पर्धाएँ, डिस्कस थ्रो, चक्का चक्कर लग गया, चक्का फेंकना, भाला फेंकना, लंबी कूद, दौड़, कुश्ती। मॉडर्न पेंटाथलॉन भी इसी ग्रीक पीरियड के अंदर इन्वेंट हुआ। आधुनिक पंच क्रीड़ा जिसमें 5 इवेंट होते हैं भैया, पूछा जाता सवाल। तो 5 इवेंट कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है? हॉर्स राइडिंग हो गई, ठीक है, फेंसिंग हो गई, शूटिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, क्रॉस कंट्री हो गई, ठीक है। HFSSC ध्यान रखना है, ठीक है। घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, फेंसिंग, शूटिंग, स्विमिंग एंड क्रॉस कंट्री, ठीक है। घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानबाजी, तैराकी और क्रॉस कंट्री जैसे इवेंट उस समय होते थे, ठीक है। रनिंग रेसेस में दौड़ प्रतियोगिताएं कराई जाती थी भैया। लॉन्गेस्ट रेस वॉज डॉलिकॉस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो उस वक्त की सबसे लंबी दूरी की दौड़ होती थी वह डॉलिकॉस होती थी, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती थी, ध्यान रखना है। सबसे लंबी दौड़ डॉलिकॉस लगभग 5 किलोमीटर की थी भैया ग्रीक काल के अंदर, ठीक है। डॉलिकॉस 100 मीटर में आपसे पूछ ले भैया, एक जो डॉलिकॉस होती थी 192 मीटर की होती थी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसमें कई डॉलिकॉस थे, मतलब 5 किलोमीटर सबसे मैक्सिमम जा सकती थी। जो फर्स्ट डॉलिकॉस होती थी वो 192 मीटर की होती थी, ठीक है। डॉलिकॉस के बारे में भी आगे अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टर्मोलॉजी पे ही चल रहे हैं। अब आ जाओ पेनिट्रेशन। देखो टर्मोलॉजी, अभी तो मैंने बताया कौन कौन से इवेंट होते थे या पेंटाथलॉन में कौन कौन से इवेंट थे। अब टर्मोलॉजी पे आ जाओगे तो टर्मोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? पेनिट्रेशन पूछा जाता है भैया आपके पेपर में, ठीक है। पढ़ाने को वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ढेरों पॉइंट्स है, बहुत मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, बट मेरा मानना है कि मैं आपको वही चीज़ दूँ जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड हो, आपके एग्ज़ाम में जहाँ से सवाल पूछे जाते हों, ठीक है। पूरी हिस्ट्री आपने बीपी, बीपीएड, एमपीएड में पढ़ रखी है, बट सारी याद नहीं होती, सारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती, जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन से आपसे पूछा जाएगा। पेनिट्रेशन क्या था? एक कॉम्बिनेशन स्पोर्ट्स था, यानी 2 खेलों को मिलाकर बना भैया, कुश्ती और बॉक्सिंग। रेसलिंग और बॉक्सिंग को का मिश्रण एक पेनिट्रेशन गेम बना, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी रफ गेम, बहुत ही क्रूर गेम था ये कहा जा सके, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज अलाउड, इसके अंदर सारी चीज़ें अलाउड थी भाई। रेसलिंग के सारे दांव पेच, बॉक्सिंग के दांव पेच, मतलब बहुत जो हारता था बहुत बुरी तरीके से हारता था, आप जान लीजिए। बहुत ही कठोर खेल था, इसमें लगभग सब कुछ करने की अनुमति थी भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ, अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ग्रीस के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे भैया तो अब आ जाते हैं किस पे? हिस्ट्री ऑफ रोम। किस पे आ जाते हैं? रोम, हिस्ट्री ऑफ रोम। रोम रोम तृप्त हो गया, बड़ा एक तगड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग की भाषा में, है मीम्स। राम राम की जगह एक आता ना, रोम रोम भाइयों, है। चलो प्रारंभिक रोमन काल की बात करते हैं भाई साहब। तो अर्ली एथेनियन रोम पीरियड, एक लेटर होगा और एक अर्ली होगा, तो अर्ली की बात कर लेते हैं। एजुकेशन इंडिकेटेड बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। जो एजुकेशन थी वो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियों को शामिल करके चलती थी भैया। शिक्षा में शारीरिक और मानसिक गतिविधियाँ दोनों ही शामिल थीं।
अर्ली एथेनियन अर्ली रोमन पीरियड के अंदर पॉपुलर गेम कौन थे भैया? एंडू बॉल, एक प्रकार का बॉल गेम था, ठीक है, गेंद का खेल कहा जा सकता है जिसको, ठीक है। मेन पर्पस ऑफ एक्सरसाइज क्या था? प्रिपरेशन फॉर वॉर। भैया ये भी क्या थे? व्यायाम का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध की तैयारी करना। अगर ये अपने लोगों को फिट एंड फाइन रख रहे हैं, उनके एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिटनेस करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उनका मेन पर्पस क्या था? प्रिपेयर फॉर वॉर, युद्ध के लिए तैयारी करवाना। स्पोर्ट्स वर ऑल्सो फॉर रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स उनके मनोरंजक और उनकी खुशी के लिए भी करवाए जाते थे, उनके टाइम पास के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट उनके साथ ऑर्गेनाइज कराए जाते थे भैया, ठीक है। नेक्स्ट लेटर रोमन पीरियड की बात करें तो लेटर रोमन पीरियड में बात का रोमन काल में देखोगे तो नोन एज द हेलेनिस्टिक पीरियड, ठीक है, इन्हें हेलेनिस्टिक बोल दिया, हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेटर एथेनियन पीरियड को हम हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहते थे, ठीक है। फेमस फिजिशियन गैलन स्टडीज अफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, डाइट ऑन हेल्थ एंड डाइट ऑन हेल्थ। जो गैलन थे उन्होंने स्टडीज़ की थी इस पीरियड के अंदर कि भैया एक्सरसाइज का और डाइट का आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। व्यायाम, स्वास्थ्य का व्यायाम और आहार, स्वास्थ्य पर आपके व्यायाम और आहार का क्या प्रभाव पड़ता था, इसका अध्ययन किसने किया? लेटर रोमन पीरियड में गैलन ने किया भैया। किसने किया? गैलन ने किया। ही स्टडीज पल्स रेट साइंटिफिकली। अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक तौर पर पल्स रेट की स्टडी करने वाला कौन था भैया, तो गैलन था, ध्यान रखना है। उन्होंने नाड़ी गति का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया, ठीक है। रोमन वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक। जो रोमन थे वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? इन्फ्लुएंस थे भैया, रोमन ग्रीक लोगों से अत्यधिक प्रभावित थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दे ऑर्गेनाइज्ड ग्रीक फिजिकल एक्टिविटीज़ इनटू अ सिस्टमेटिक फॉर्म। वो जितनी भी ग्रीक या रोमन की शारीरिक गतिविधियां होती थी ना, उनको बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में क्या करते थे? एक संगठित प्रणाली में आयोजित करने का काम करते थे भैया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनसे। थर्ड वन आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। पहला हमने क्या देख लिया? हिस्ट्री ऑफ ग्रीक देख लिया, हिस्ट्री ऑफ रोम देख लिया। थर्ड पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। जर्मनी के इतिहास से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि भैया क्या दिया आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो छोड़ दी ना उसने चीज़ें, अब उसके अंदर जो है वो तो आपको कवर करना पड़ेगा। और इतना लंबा है कि सारी चीज़ें हो नहीं सकती, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको लेके चलना पड़ेगा जो एग्ज़ाम से रिलेट करते हो आपके। तो भैया यहाँ जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है जॉन बर्नार्ड बेस्डो। इनका जो काल रहा 1713 से 1790 के बीच में रहा, ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन बर्नार्ड बेस्डो नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन पढ़ते ही फटाक से दूसरा नाम डाल देते हैं हम, है ना। यहाँ बात कर रहा है जर्मनी की, ठीक है। इंडिया की बात करेगा तो मिस्टर हैरी क्रोबक हो जाएंगे। जर्मनी की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे भैया? जॉन बर्नार्ड बेस्डो इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता था भैया? जॉन बर्नार्ड बेस्डो, ठीक है। हिज लिबरल आइडियाज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उनके उदारवादी विचारों ने शारीरिक शिक्षा का विकास को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया प्यारे साथियों, ठीक है। तो जॉन बर्नार्ड बेस्डो का जर्मनी के फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी या फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन जर्मनी जॉन बर्नार्ड बेस्डो को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जॉन बर्नार्ड के ऊपर, तो भैया गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस गेम्स, रिक्रिएशंस एंड फिजिकल ट्रेनिंग। यानी कि उन्होंने बच्चों के खेल, मनोरंजन और शारीरिक प्रशिक्षण को समान महत्व दिया भैया। जितना ही बड़े के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही छोटे भाई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बच्चों के खेल, मनोरंजन और शारीरिक प्रशिक्षण को भी उन्होंने एडल्ट के समान ही इम्पोर्टेंस दी, महत्व दी। इन 1774 स्टैब्लिश अ नेचुरलिस्टिक स्कूल एट डेसाउ कॉल्ड फिलैंथ्रोपिनियम। इट्स अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 1774 में डेसाउ में, कहाँ पर भैया?
डेसाऊ में उन्होंने प्राकृतिक विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, जॉन बर्नार्ड बेसडो ने 1774 में किस विद्यालय की स्थापना की भैया? प्राकृतिक विद्यालय की स्थापना की। नेचुरलिस्टिक स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, कब? 1774 में। कहाँ किया? डेसाऊ में किया, जिसे किस नाम से जाना गया? फिलैंथ्रोपिनम कहा गया भैया। क्या कहा गया? फिलैंथ्रोपिनम कहा गया। तो फिलैंथ्रोपिनम क्या है भैया? एक प्रकार का नेचुरलिस्टिक स्कूल है, प्राकृतिक विद्यालय है, जिसकी स्थापना डेसाऊ में 1774 में हुई। किसने करी? जॉन बर्नार्ड बेसडो ने करी। ठीक है, इन दिस स्कूल, इस स्कूल के अंदर क्या था भैया? जिम्नास्टिक और एक्सरसाइज वर गिवन इन मेजर इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा महत्व इस स्कूल में किसको दिया गया? एक्सरसाइज, व्यायाम को दिया गया, और जिम्नास्टिक को मेन प्लेस दी गई, प्रमुख स्थान दिया गया भैया। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, अब आ जाता है क्रिस्टियन गॉटिफ साल्जमन। ठीक है, क्रिस्टियन गॉथिफ साल्जमन 1744 से 1811 तक इनका कार्यकाल रहा, या इन्होंने अपना योगदान दिया। इस्टेब्लिश्ड शेप्टेंथल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन 1785। शेप्टेंथल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1785 में। ठीक है, ही वॉज अर्लियर टीचर ऑफ फिलैंथ्रोपिनियम। ठीक है, सबसे पहले शिक्षक जो थे फिलैंथ्रोपिनियम में, नेचुरलिस्टिक स्कूल में, वो कौन थे भैया? क्रिस्टियन गॉटिफ साल्जमन थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। इन्होंने जर्मनी के इतिहास में फिजिकल एजुकेशन को स्कूल के करिकुलम में शामिल करवा दिया, या हिस्सा बना दिया भैया। शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया, पढ़ने का अधिकार दिला दिया, कहा जा सकता है फिजिकल एजुकेशन को, क्योंकि करिकुलम में शामिल हो गया भैया। जर्मनी के इतिहास में अगर इनकी हम बात करें, नोन एज द जॉन क्रिस्टोफ फ्रेडरिक गट्समथ, हम यहाँ से याद रखते हैं गट्समथ्स 1759 से 1839 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा साथियों। ठीक है, तो गट्समथ्स का जो टाइम पीरियड था 1759 टू 1839। ओके, ये क्या कहलाया भैया? नोन एज ग्रैंड फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। दादा, पापा के पापा कहलाए भैया जिम्नास्टिक के। कहाँ पे? जर्मनी में ग्रैंड फादर कहलाए। इन्हें जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। देखो, पिता मीन्स फादर, पितामह पूछ ले दैट इज ग्रैंड फादर। ओके, पितामह कहा गया किसे? गट्समथ्स को कहा गया। मेड फिजिकल एजुकेशन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस अपब्रिंगिंग। ठीक है, बच्चों की परवरिश का अभिन्न हिस्सा बनाया। किसको भैया? फिजिकल एजुकेशन को। किसने बनाया? फ्रेडरिक गट्समथ से बनाया। अगर आपसे पूछे कि जर्मनी के इतिहास में शारीरिक शिक्षा को, बच्चों की परवरिश का एक अभिन्न हिस्सा किसने बनाया, तो फ्रेडरिक गट्समथ का नाम ध्यान में आना चाहिए आपके। एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड गेम्स, सोशल प्ले, जिम्नास्टिक्स जिसमें रेसलिंग, रनिंग, स्विमिंग, बैलेंसिंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा आदि गेम्स इंक्लूडेड थे भैया। गतिविधियाँ कौन सी? तो उस जिन्होंने उसको बढ़ावा दिया, सामाजिक खेल, जिम्नास्टिक, कुश्ती, दौड़ना, तैरना, संतुलन बनाना, चढ़ना आदि। ठीक है, ऑथर 2 फेमस बुक। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, गट्समथ की 2 इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रसिद्ध पुस्तकें इन्होंने लिखी, जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड गेम्स, जिसके अंदर इन्होंने 105 रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ को समाहित किया, 105 मनोरंजनात्मक गतिविधियां शामिल की गेम्स बुक के अंदर, जो कि किसकी लिखी हुई है? गट्समथ की लिखी हुई है। और पहली बुक है आपकी जिम्नास्टिक फॉर यंग, युवाओं के लिए जिम्नास्टिक। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हम अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे। फ्रेडरिक लुडविग जॉन, अनदर इंपॉर्टेंट नेम, 1778 से 1852 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। ठीक है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, नोन एज द फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक। देखो, यही कंफ्यूजन होती भैया। ठीक है, जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह के बारे में पूछा जाए तो फ्रेडरिक गट्समथ, जर्मन जिम्नास्टिक के फादर ऑफ पूछा जाए भैया तो जिम्नास्टिक पिता की बात की जा रही है, जनक की बात की जा रही है। ठीक है, तो फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ओके, फाउंडर ऑफ टर्न वेरिएंट मूवमेंट
इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन यहीं से उठा के डाला गया कि टर्न वेरिएंट मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा लाया गया, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन। टर्न वेरिएंट आंदोलन, ठीक है, के संस्थापक कौन थे भैया, लुडविग जॉन। जिम्नास्टिक क्लबों की स्थापना करवाई यहाँ पर, इसके तहत ओपन फर्स्ट टर्न प्लाट्स यत्न मतलब आउटडोर जिम्नास्टिक ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपका। जो आउटडोर जिम्नास्टिक ग्राउंड थे जर्मनी के अंदर, उसको क्या कहा जाता था, टर्न प्लाट्स कहा जाता था, टर्न प्लाट्स, ठीक है। बर्लिन 1811 में इन्होंने पहला टर्न प्लाट्स या आउटडोर जिम्नास्टिक ग्राउंड की ओपनिंग करी। 1811 में बर्लिन में पहला टर्न प्लाट्स यानी बाहरी जिम्नास्टिक मैदान खोला गया भैया। इंट्रोड्यूस जिम्नास्टिक apparatus लाइक क्या क्या इंट्रोड्यूस की जिम्नास्टिक इक्विपमेंट्स में, बार्स, हॉर्स क्लाइंबिंग फ्रेम्स, बैलेंसिंग बीम, ठीक है, इस तरीके के उन्होंने जिम्नास्टिक उपकरणों का उपयोग कराया, जैसे बार हो गया, हॉर्स हो गया, क्लाइंबिंग उपकरण जैसे और बैलेंसिंग बीम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब आ जाओ भैया, जर्मनी के इतिहास में क्या है आपका, एक और इम्पोर्टेंट नेम आता है एडोल्फ स्पीस, ठीक है, एडोल्फ स्पीस। 1810 से 1858 के बीच में इनका योगदान रहा। इन्हें जर्मनी के स्कूलों में जिम्नास्टिक का जनक कहा गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तीनों ही एक ही जगह से हैं, अलग अलग हैं। ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मनी फ्रेडरिक गर्ट्समत्स, फादर ऑफ जिम्नास्टिक इन जर्मनी दैट इज लुडविग जॉन, एंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स इन स्कूल या स्कूल जिम्नास्टिक्स, तो वो कौन होंगे भैया, एडोल्फ स्पीस। ध्यान में रखना है, तीनों ही एक ऐसे पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं आंसर ढूंढने में। डेवलप फ्री हैंड एक्सरसाइजेज एंड मार्चिंग फॉर चिल्ड्रन, इन्होंने बच्चों के लिए क्या की, हस्तमुक्त व्यायाम के स्थाप, जैसे हम बच्चों को पीटी कराते हैं ना, 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड फ्री हैंड एक्सरसाइजेज। और मार्चिंग की विकसित की, लेफ्ट राइट लेफ्ट मार्च पास्ट हो गया, डिफरेंट टर्न्स हो गए, जो भी कमांडिंग बेस एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी इन्होंने डेवलप कराई वहाँ पे। कंट्रीब्यूट टू मेकिंग फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी इन स्कूल, इन्होंने स्कूल्स के अंदर फिजिकल एजुकेशन को एक अभिन्न अंग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया, कंपलसरी करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट नाम हमारा था कार्ल डीम या डाइम, कार्ल डाइम। 1882 से 1962 के बीच में इनका कार्यकाल रहा भैया। फेमस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड हिस्टोरियन, ये उस वक्त के प्रसिद्ध खेल प्रशासक और इतिहासकार रहे हैं भैया। इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशन ऑफ ओलंपिक टॉर्च रिले, इन्होंने क्या किया, ओलंपिक मशाल दौड़ की शुरुआत कराई भैया, ध्यान रहे, कार्ल डाइम। कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द 1936 बर्लिन ओलंपिक, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने एक विशेष योगदान दिया, क्या, मशाल दौड़ की शुरुआत कराई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हेनरिक लिंग, अनदर इंपॉर्टेंट नेम इन फिजिकल एजुकेशन इन स्वीडन के इतिहास की बात करते हैं हम, ठीक है। जर्मनी का ख़त्म किया, रोम का ख़त्म किया, ओलंपिक का ख़त्म किया, इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं चौथा भैया स्वीडन। स्वीडन का भी एक अपना इंपॉर्टेंट महत्व है, एक रोल है भैया। 1776 से लेकर 1839 के बीच में इन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान दिया, नोन एज द फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक्स, यानी स्वीडिश जिम्नास्टिक के पिता की अगर हम बात करें भैया तो किन्हें कहा गया, पर हेनरिक लिंग को कहा गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। एस्टेब्लिश रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम इन 1813, 1813 में स्टॉकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की भैया, पर हेनरिक लिंग ने की, ओके। चलिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आई होप कि पहली दूसरी तीसरी क्लास थोड़ा बोरिंग थी, बट अभी आपको लगेगा कि भैया यहीं से तो सवाल पूछे जाएंगे, बट हमने कहा ना इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं भाई। कुछ बिगिनर्स बच्चे भी हैं, उनके लिए भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए शुरुआत से थोड़ी सी। सो पर हेनरिक लिंग की अगर हम बात कर रहे थे भैया, डिवाइडेड जिम्नास्टिक इन 4 पार्ट्स, इन्होंने जिम्नास्टिक को कितने पार्ट में डिवाइड किया भाई साहब, 4 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा, 4 हिस्सों में बांटा। क्या क्या, एक शैक्षिक रूप में बांटा, एजुकेशनल, दूसरा सैनिकों के रूप में डिवाइड कर दिया, मिलिट्री के रूप में, चिकित्सीय मेडिकल के रूप में, और
एस्थेटिक सौंदर्यात्मक रूप से भी डिवाइड किया। आल्सो डेवलप द सिस्टम ऑफ स्वीडिश मसाज, ठीक है, बड़ी फेमस है। इन्होंने क्या डेवलप किया? स्वीडिश मालिश प्रणाली का भी इन्होंने विकास किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया, इनको आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, इनको अपने नोट्स में ज़रूर शामिल करिएगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछ लेगा भैया। पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को 4 भागों में बांटा, इनमें से कौन सा वो भाग नहीं है? अब जब चारों पता होंगे तभी तो बताओगे, तभी तो आप क्या बोलते हैं, पता लगा पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसी में आता है आपका हजलामर लेंकी। ये भैया कौन थे? हजालमर लिंग। ये बच्चे थे किसके, बेटे थे किसके? पर हेनरिक लिंग थे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। 1820 से 1886 के बीच में इनका योगदान रहा। इन्होंने एजुकेशन जिम्नास्टिक को प्रमोट किया भैया, शैक्षिक जिम्नास्टिक को प्रमोट करना या बढ़ावा दिया। डेवलप डेज ऑर्डर, क्रमबद्ध युद्ध प्रणाली या पद्धति को, सॉरी युद्ध बोल दिया मैंने, व्यायाम, क्रमबद्ध व्यायाम प्रणाली स्कूल के बच्चों के लिए प्रमोट की इन्होंने, डेवलप करना किया उन्होंने। विद्यालयों के लिए डे ऑर्डर, ठीक है, व्यायाम के लिए है ये, दैनिक व्यायाम पद्धति विकसित की। आपसे सवाल पूछे दैनिक व्यायाम पद्धति या डेज ऑर्डर किसने डेवलप की? तो भैया पर हेनरिक लिंग के पुत्र हजालमर लिंग ने करी थी, ठीक है। आई होप हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतना तो हक बनता है कि नहीं? मर्जी आपकी है, करिए चाहे ना करिए। पार्ट 5 हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क की तरफ चलते हैं, स्वीडन से, ठीक है। तो स्वीडन में पर हेनरिक लिंग और उनके बेटे का योगदान रहा। डेनमार्क में आएंगे तो भैया 1777 से 1847 के बीच में फ्रेंच नेशगाल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने क्या योगदान दिया या क्या कहलाए? फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डेनमार्क। रट लीजिएगा, डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा के जनक किसको कहा गया? फ्रेंच नेशगाल को कहा गया, ठीक है। और इस्टेब्लिश कोपेहेंगन मिलिट्री इंस्टीट्यूट इन 1799, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्ज़ाम के बहुत पुराने एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आज नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 1799 में कोपेनहेगन मिलिट्री इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने करी भैया? फ्रेंच नेशगाल ने की। ये आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। तुझे क्या हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। फ्रेंच नेशगाल के ऊपर ही है, ट्रेंड बोथ सोल्जर्स एंड सिविलियंस इन जिम्नास्टिक्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग, ओके। यहाँ सैनिकों और नागरिकों को जिम्नास्टिक व शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था भैया, नागरिकों को भी दिया जाता था और सैनिकों को भी दिया जाता था। किसका प्रशिक्षण? जिम्नास्टिक का भी दिया जाता था और फिजिकल ट्रेनिंग का भी दिया जाता था, ठीक है। आल्सो स्टार्टेड अ टीचर ट्रेनिंग स्कूल फॉर फिजिकल एजुकेशन, इन्होंने शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण विद्यालय भी खोला। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब की बात हो रही है? 1777 से 1847 के बीच में बात हो रही। किसके लिए? शिक्षक के लिए। यहाँ फिजिकल एजुकेशन के टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आता पता ही नहीं रहता। कुछ प्राइवेट स्कूल्स कराते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की हालात तो आप देख लें, बद से बदतर हो रखी है। बट कोई नहीं, हम और आप जैसे पहुँचेंगे जो कि वेल ट्रेंड होंगे, हर एक चीज़ से ट्रेनिंग मिले चाहे ना मिले, हम और आप अपने में इतने परिपक्व होंगे कि हम अपने से चीज़ों को बेहतर कर। थोड़ा नेटवर्क इशू आने की वजह से क्लास को रोकना पड़ा साथियों बीच में। सो हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क, फ्रेंच नेशगाल के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्या इनका इंपॉर्टेंस रहा, क्या महत्व रहा। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे किसकी? हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें भैया, सो ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास में आते हैं आर्किबाल्ड मैक्लेरन की, जिनका कार्यकाल रहा 1834 से 1913 तक। कंसिडर्ड एज पायनियर ऑफ जिम्नास्टिक इन ब्रिटेन, ठीक है। इन्हें ब्रिटेन में जिम्नास्टिक का प्रवर्तक माना जाता है भैया। प्रमोटेड फिजिकल एजुकेशन एट ऑक्सफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सफोर्ड जैसे महान विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने शारीरिक शिक्षा का क्या किया भैया? प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छी तरीके से किया, ठीक है। और 1860 में इन्होंने सैनिकों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली भी क्या की? विकसित करी भैया। फॉर सोल्जर्स दे हैव डेवलप्ड ट्रेनिंग सिस्टम, फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं इन 1860। एनकरेज जिम्नास्टिक ड्रिल्स, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस एंड गेम्स। इस काल के अंतर्गत
आपकी जिम्नास्टिक्स, ड्रिल्स, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस एंड गेम्स आर्किबाल्ड मैक्लरन के द्वारा क्या की गई भैया, एनकरेज की गई, उनको प्रोत्साहन दिया गया। जिम्नास्टिक, ड्रिल, फ्री हैंड व्यायाम और खेलों, इनको क्या दिया गया भैया, बढ़ावा दिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ रूस। रूस के इतिहास की बात करें भैया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ की फॉर्मेशन, ठीक है, 1922 में, इसके बाद शारीरिक शिक्षा को एक विशेष महत्व मिला भैया। ठीक है, क्या महत्व मिला कि शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को, फिजिकल एजुकेशन को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य बना दिया गया भैया। मेड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी इन एजुकेशन सिस्टम। स्पोर्ट्स फिजिकल ट्रेनिंग वर स्टेट कंट्रोल, जो भी फिजिकल ट्रेनिंग होती थी खेल की, वो किसके कंट्रोल में रहती थी भैया, नियंत्रित में रहती थी, राज्यों के नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में रहती थी, उनके कंट्रोल में रहती थी। ठीक है, इन 1930 इस्टेब्लिश रेड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल एंड सेवरल लेबर स्पोर्ट्स यूनियंस, यानी कि 1930 में रेड स्पोर्ट इंटरनेशनल और कई श्रमिक खेल संघ बनाए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, रशिया की हिस्ट्री में रशिया अचीव ग्रेट सक्सेस इन ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय खेलों और ओलंपिक में रूस ने क्या किया, कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की भैया। पार्ट 8 हिस्ट्री ऑफ जापान, वर्ल्ड हिस्ट्री में आखिरी चैप्टर है आपका। इसके बाद हम MCQs स्टार्ट करेंगे, टॉप 80 क्वेश्चंस ड्यूरिंग मीजी, ठीक है नहीं, मीजी युग। हिस्ट्री ऑफ रशिया में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मीजी युग 1868 से आगे की बात हो रही। शारीरिक शिक्षा को यहाँ पर क्या मिला, बढ़ावा मिला, इसको प्रमोशन मिला भैया। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स इंक्लूडेड, इसी मीजी युग के अंदर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को इंक्लूड किया गया, जिसके अंतर्गत जूडो, जिजित्सु, कराते, कैंडो जैसे गेम को शामिल किया गया, या फिजिकल ट्रेनिंग को शामिल किया गया सेल्फ डिफेंस की। नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस बट आल्सो मेंटल डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। अगर ऐसी चीज़ आपसे पूछी जाए या इस लक्ष्य को पूछा जाए कि कहाँ का है, तो भी आपको जापान याद रखना है। ठीक है, केवल शारीरिक फिटनेस नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन और आत्मिक संतुलन भी ज़रूरी है। फिजिकल एजुकेशन वॉज लिंक्ड विद डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस एंड मॉरल वैल्यूज़। शारीरिक शिक्षा को अनुशासन, आत्मरक्षा और नैतिक मूल्यों से भी क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया भैया। इन मॉडर्न एरा जापान बिकेम अ लीडिंग नेशन इन एशिया फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आधुनिक काल में जापान एशिया में शारीरिक शिक्षा और खेलों में क्या बन गया भैया, एशिया के अंदर अग्रणी राज्य बन गया भैया। ठीक है, लीडिंग नेशन के रूप में उभर कर आया। सो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, MCQs की प्रैक्टिस, ताकि हमारा रिवीजन जो हो जाए, कल कंप्लीट हो जाए। इसमें हम टॉप 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे भैया। टॉप 80 क्वेश्चंस लगाएंगे